प्रताप सिंह अपने सिविल करियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का लेसन नंबर 3 और लेक्चर नंबर 13। दोस्तों, जो नाम है लेसन का सिंपल एंड क्लासिफिकेशन टेस्ट ऑफ सॉइल, ये लेसन का नाम है। ठीक दोस्तों, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, उसको आज हम देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्या देखेंगे दोस्तों, आइए जानते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा नंबर दिया गया है दोस्तों वर्ग लिमिट क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। तीसरा हमारा दिया गया है दोस्तों सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक दोस्तों, ये तीनों देख लिए दोस्तों। अब स्टोक ला क्या होता है दोस्तों, इसको देखेंगे। फिर पिपिट मेथड, जितना ये क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है और ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, ये क्वेश्चन का चांस है कि दोस्तों ये पेपर में जरूर आएगा। तो दोस्तों, आप लोग को जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर पढ़ें और पेपर में पढ़ के जाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इसका चांसेस 99% है कि ये पेपर में फंस सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए जितना क्वेश्चन आपको बताया जाए उतना क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाइए पेपर में। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसीलिए उस क्वेश्चन को हम लोग छाट के लेके आए हैं दोस्तों। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को पढ़ें और अच्छे से पेपर दें। ठीक दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक दोस्तों, तो इसमें सॉइल क्लासिफिकेशन टेस्ट, वर्गीकरण, मृदा परीक्षण क्या क्या होता है, कैसे होता है। देख, सॉइल टेस्ट दोस्तों हम दो प्रकार के कर सकते हैं। पहला होता है हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, एक होता है अल्ट्रा बैग लिमिट। दो प्रकार से करते हैं। ठीक दोस्तों, तो पहले आइए देखते हैं हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट कैसे करते हैं। सॉइल में उपस्थित अलग अलग साइज के पार्टिकल के परसेंटेज की जानकारी प्राप्त करना। ठीक दोस्तों, उनकी अलग अलग से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। पार्टिकल साइज एनालिसिस, ठीक दोस्तों, ये दो प्रकार से होता है, एक सीवेज एनालिसिस, एक होता है हमारा दोस्तों सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सीवेज एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों कि चालनी विश्लेषण कितने से कितने माइक्रोन के बीच होता है दोस्तों, ये हमारा 75 माइक्रोन से 80 mm तक होता है। ठीक दोस्तों, ये हमारा सेडिमेंटेशन अवसाधन, ये हमारा 75 माइक्रोन से कम होता है। ठीक, और 75 माइक्रोन की चालनी पर रुकी मृदा क्या होती है दोस्तों, कोर्स सीवेज और फाइन सीवेज, इसे दो प्रकार से बांटा गया है। उसको कैसे होता है दोस्तों, देखते हैं। ये 4.75 mm से 80 mm तक हमारा कोर्स सीवेज कहलाता है। जो हमारा फाइन सीवेज होता है दोस्तों, ये 75 माइक्रोन टू 4.75 mm तक। ठीक, और यहाँ हमारा दोस्तों दिया गया है सेडिमेंटेशन में अगर 75 माइक्रोन की चालनी है से छनी मृदा क्या होती है, पाइपलेट मेथड या हाइड्रोमीटर मेथड द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन दो विधियों से किया जाता है। कौन कौन से दोस्तों, पहला हमारा सीवेज एनालिसिस चालनी विश्लेषण, जो हमारा 75 माइक्रोन की चालनी पर रुक जाने वाली मृदा। ठीक दोस्तों, फिर हमारा होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस अवसाधन विश्लेषण, जो हमारा दोस्तों होता है 75 माइक्रोन की चालनी से छन जाने वाली मृदा होती है। नोट, इसमें नोट दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, इन दोनों विश्लेषण को मिलाकर यांत्रिक विश्लेषण या मैकेनिकल एनालिसिस कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, केवल उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन स्टार्ट। पेपर में आने का 99% चांस रहता है दोस्तों इस क्वेश्चन का, सीवेज एनालिसिस। ये क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, आइए देखते हैं दोस्तों सीवेज एनालिसिस किसे कहते हैं। चालनी विश्लेषण, 75 माइक्रोन से मोटे कणों वाली मृदा को विश्लेषण, मृदा के नमूने को विभिन्न प्रमाणिक चालनियों स्टैंडर्ड सीवेज पर रखकर क्या करते हैं, धोते हैं। ठीक दोस्तों, धोते हुए छानकर अथवा शुष्क छानकर तथा प्रत्येक चालनी पर बचे अवशेष को तौल कर किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये विश्लेषण निम्न प्रकार करते हैं। पहला हो गया दोस्तों हमारा स्थल फील्ड
से लाए गए नमूने सैंपल को क्या करते हैं, यदि वह गीली होती है तो उसे क्या करते हैं, धूप में 70 डिग्री सेल्सियस के ताप पर भट्ठी ओवन में सुखा लेते हैं। यदि नमूने में ढेले हो तो क्या करते हैं, उनकी लकड़ी अथवा रबड़ के जो हथौड़े होते हैं उनकी सहायता से तोड़ लेते हैं ताकि नमूना शीघ्र सूख जाए। ठीक दोस्तों, इस नमूने को 4.75 mm की चालनी पर छानकर दो भागों में विभाजित कर लेते हैं और अलग अलग विश्लेषण करते हैं। पहला दोस्तों हमारा स्थल चालनी विश्लेषण कोर्स सीवेज एनालिसिस क्या होता है, वह भाग जो 4.7 mm चालनी पर अवशेष के रूप में रह जाए उसे प्लस 4.7 mm ब्रैकेट में करके लिखते हैं। ठीक दोस्तों, फिर जो हमारा सूक्ष्म चालनी विश्लेषण जो फाइन सीवेज एनालिसिस, वह भाग जो 4.7 mm की चालनी से छानकर निकल जाए उसे हम -4.75 mm लिखते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कोर्स सीवेज एनालिसिस क्या होता है। 4+4.75 mm सॉइल सैंपल ओवन ड्राई 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं पहला दिया गया है इसमें +4.75 mm के नमूने को तौलकर IS चालनी संख्या 100 mm या 75 mm या हमारा 19 mm या हो गया दोस्तों हमारा 4.75 mm से क्रमशः छानते हैं। इन चालनियों के अलावा अन्य माप की कुछ चालनी और भी लगाई जा सकती हैं। सेट में 440 mm और 20 mm 10 mm व 4.75 mm की चालनी ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, प्रत्येक नमूने पर क्या करते हैं दोस्तों, सेकेंड नंबर हमारा दिया गया, प्रत्येक चालनी पर नमूने को अच्छी प्रकार छानने के बाद बचे अवशेष को तौल लेते हैं और छाने हुए अंश को अगली चालनी पर छानते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मृदा को धीरे से क्या करते हैं दोस्तों, रबर के हथौड़े से मला जा सकता है, परंतु ऐसा करने में मृदा कण टूटने नहीं चाहिए। ठीक, प्रत्येक चालनी पर बचे अवशेष की प्रतिशत मात्रा कुल नमूने के भार के आधार पर निकाल लेते हैं। इसकी सहायता से प्रत्येक चालनी से छानने वाले नमूने के भार की प्रतिशत मात्रा की गणना कर ली जाती है। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको देख लेते हैं। ये यहाँ तक तो हो गया। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों इसको कुछ डिनोट किया गया है। साइज है सीव चालनी का जो साइज होता है दोस्तों कितने mm का रखा गया है, कैसे चालेंगे, किसका वेट क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों। इसको मतलब कि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि यहाँ हमें ये फार्मूला इंडिकेट करके पूरा बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। ठीक दोस्तों, आप ये फार्मूला अगर लिख देते हैं तो आपको नंबर सबसे अलग मिलेगा और अच्छा नंबर गेन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं हमारा 80 mm का जो है ये पहले साइज ऑफ सीव दिया है, फिर उसके बाद रिटेन्ड वेट जो हमारा जी से डिनोट करते हैं, परसेंट ऑफ रिटेन WT से डिनोट करते हैं दोस्तों, परसेंट ऑफ कैलकुलेटिव जो हम WT से डिनोट करते हैं दोस्तों, फिर हमारा हो जाता है फाइनल परसेंटेज निकालेंगे। ठीक दोस्तों, इसका फार्मूला दिया गया है 80 mm है दोस्तों, तो W1 हो जाएगा। इसे P1 = W1 अपान W इंटू 100% कर सकते हैं, C1 = P1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो यहाँ हमारा N1 = 100 माइनस C1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ हमारा 40 mm है तो दोस्तों हम WT लिख लेंगे, तो यहाँ W2 हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा P2 = W2 अपान W इंटू 100। फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों C2 P1 प्लस P2, N2 हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस C2। ठीक, फिर यहाँ हमारा दिया गया 20 mm, तो यहाँ हो जाएगा W3 दोस्तों। फिर हमारा हो जाएगा इसका फार्मूला P3 = W3 अपान W इंटू 100, C3 = P2 प्लस P3। ठीक दोस्तों, N3 = 100 माइनस C3। फिर हमारा दिया गया दोस्तों 10 mm, तो W4, तो यहाँ हो जाएगा P4 = P4 अपान W इंटू 100, C4 P3 प्लस P4
N4 इक्वल टू 100 माइनस C4। ठीक दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 4.75 mm W5, तो P5 इक्वल टू W5 इंटू 100% C5 इक्वल टू हो जाएगा P4 प्लस P5, तो N5 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 100 माइनस C5। ठीक, अब पैन को हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसका ले लेते हैं वेट W6 इक्वल टू हो जाए, W6 हो जाएगा यहाँ, फिर W6 अपान W इंटू 100%, फिर हमारा C6 हो जाएगा, फिर यहाँ P5 प्लस P6, तो यहाँ N6 इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस C6। ठीक दोस्तों, ये हमारा परसेंटेज निकालने का फार्मूला दिया गया है दोस्तों। इसमें सब कुछ दिया गया है, इसमें साइज दी गई है, इसमें वेट दिया गया है, इसका जितना वेट रहेगा दोस्तों उसको रख लेंगे, फिर इसका फार्मूला रख के निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये हमारा फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दोस्तों हम लोग देखेंगे फाइन सिव एनालिसिस क्या होता है, सूक्ष्म चालनी विश्लेषण। फाइन सिव एनालिसिस में सीओ के सेट निम्नलिखित क्या करते हैं, निम्नलिखित अनुसार लेते हैं। कैसे कैसे दोस्तों, पहले हम लेंगे 2 mm, फिर 1 mm, फिर 600 माइक्रोन, फिर 300 माइक्रोन, फिर हमारा हो जाएगा 150 माइक्रोन, फिर हो जाएगा दोस्तों 75 माइक्रोन इट्स। ये हमारा जो दिया गया है, इसी अनुसार हम लोग इसकी सीव लेते हैं और उसको सेट करते हैं। ठीक दोस्तों, कोर्स सीव एनालिसिस की तरह फाइन सीव एनालिसिस करते हैं। इसमें ड्राई प्रोसेस या वेट प्रोसेस द्वारा करते हैं। ठीक दोस्तों, पहला हो जाएगा हमारा ए में दिया गया है, मृदा को शुष्क छान कर ड्राई सीव या साधमय मतलब साधमय मृदाओं के लिए। ठीक दोस्तों, सील्ड के लिए, मृदाओं के लिए। ठीक, दूसरा हो जाएगा मृदा को धोते हुए छान कर वेट सीविंग मृतिकामय मृदाओं के लिए। ठीक, इस प्रकार से करते हैं। दो प्रकार हैं, पहले हम मृदा को शुष्क छान कर करेंगे, फिर हमारा उसे मृदा को धोते हुए छान कर करेंगे। पहले सूखे मृदा को करेंगे, फिर हम लोग धोते हुए मृदा को करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग आइए फिर हम लोग देखते हैं मृदा को शुष्क छान कर कैसे करते हैं, ड्राई सीविंग। यह परीक्षण निम्न प्रकार किया जा सकता है, या निम्न प्रकार करते हैं। ठीक दोस्तों, पहला हो गया दोस्तों, कुल मृदा को क्या करते हैं, कुल मृदा का कम से कम 0.1% नमूना लेकर उसमें क्या करते हैं, उसे 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के ताप पर शुष्क कर ले। ठीक, या कर लो। ठीक, उस शुष्क नमूने को ठीक प्रकार तौल कर क्रमशः भारतीय मानक चालनी IS 2 mm और 4.25 और 75 माइक्रोन पर बारी बारी से भली प्रकार छान लो। ठीक दोस्तों, नमूने को रबड़ के हथौड़े पर हल्का सा रगड़ा भी जा सकता है, परंतु ध्यान रहे कि कोई कण टूटना नहीं चाहिए। ठीक, इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, फिर से एक बार देखते हैं। उस शुष्क नमूने को ठीक प्रकार तौल कर क्रमशः भारतीय मानक चालनी IS 2 माइक्रोन या 4.25 और 75 माइक्रोन पर बारी बारी से भली प्रकार छानो। नमूने को रबड़ के हथौड़े से हल्का सा रगड़ भी जा सकता है, जो रबड़ का हथौड़ा होता है दोस्तों, उससे हल्का सा रगड़ा भी जा सकता है, परंतु ध्यान रहे कि कोई कण टूटना नहीं चाहिए। ठीक दोस्तों, प्रत्येक चालनी पर बचे अवशेष को ठीक प्रकार से तौल लो और पहले की तरह गणना कर छान कर निकाल लेना चाहिए, या निकल जाने वाले नमूने को प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर ग्राफ खींच लो। यह विधि संसंजनहीन मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है, नॉन कोहेजन मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है। ठीक दोस्तों, प्रत्येक चालनी पर बचे अवशेष को ठीक प्रकार से तौल लो और पहले की तरह गणना कर छान कर निकल जाने वाले नमूने की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर ग्राफ खींच लो। यह विधि संसंजन मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों इसमें हम देखेंगे वो उसमें मृदा को शुष्क छान कर करते थे, इसमें हम दोस्तों मृदा को धोते हुए छान कर इसका परीक्षण करेंगे, वेट सीविंग। ठीक दोस्तों, इसमें पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम 4.7 mm चालनी से छान कर क्या करेंगे, 4.75 mm चालनी से छान कर निकल जाने वाले -4.75 mm तथा चूल्हे में 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक शुष्क किए गए नमूने को
0 से 1 ग्राम तक शुद्धता से तौल लो। ठीक दोस्तों, इसमें कहा गया है दोस्तों 4.7 mm चालनी से छान कर निकल जाने वाले -4.75 mm तथा चूल्हे में 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक शुष्क किए गए नमूने को 0 से 1 ग्राम तक शुद्धता से तौल लो। ठीक दोस्तों, 1 लीटर शुष्क जल में यदि आवश्यकता हो तो 2 ग्राम सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट क्या करते हैं, इसमें मिला लेते हैं और तथा 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर घोल तैयार कर लेते हैं। यह घोल अणुणक कारक क्या करते हैं, का कार्य करता है। ठीक दोस्तों, तथा कणों को आपस में मिलकर बड़े बड़े कण नहीं बनाने देते हैं। ठीक दोस्तों, इसे जब मिलाएंगे ये क्या करेगा, मिलकर इसे बड़े बड़े कण में बनने नहीं देगा, बड़े बड़े कण नहीं बनने देंगे। ठीक दोस्तों, इस अन्नपूर्ण कारक तीसरे नंबर में दिया गया है दोस्तों, इस अनुणक कारक डिफ्लॉक्सुलेशन एजेंट के घोल को मृदा के नमूने को भली प्रकार हिला डुलाकर मिला लेते हैं या मिला देते हैं। ठीक दोस्तों, और मिश्रण को सूखने या सिंकिंग के लिए छोड़ देते हैं। और अब इस मिश्रण को प्रत्येक चालनी किसमें 2 mm 4.25 mm और फिर तथा 75 माइक्रोन, ये माइक्रोन दिया गया। ठीक दोस्तों, पर तब तक धोते हैं जब तक मृदा को धोकर आने वाले पानी क्या हो, स्वच्छ न हो जाने लगे। चालनी के इस सेट में आवश्यकता अनुसार अन्य चालनियों भी लगाया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार अन्य चालनियों को भी लगाया जा सकता है। ठीक दोस्तों, बिना कोई मृदा कण इधर उधर गिराए प्रत्येक चालनी पर बचे अवशेषों को निकालकर भट्ठी ओवन में 105 डिग्री से 110 डिग्री ताप पर शुष्क कर शुद्धता से तौल लो और पहले के समान गणना कर लो, अर्थात लघुगणकीय आलेख या सेमी लॉगरिथम एजेंट जो दिया गया है दोस्तों उसे खींच लो। इस परीक्षण को नीचे दिए अनुसार भी किया जा सकता है। देखते हैं दोस्तों नीचे क्या दिया गया है। ये देखो दोस्तों, नीचे फिगर बना के दिया गया है, इस प्रकार से हम खींच सकते हैं। सुवर्गीय मृदा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, पहला हमारा हो गया फाइन, फिर इधर हो गया दोस्तों पार्टिकल साइज, ऊपर या वाई की तरफ हमारा बढ़ता है फाइन, नीचे हमारा दोस्तों पार्टिकल साइज, ये दोस्तों हमारा हो जाता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक, ये सुवर्गीय सेकंड साइज में इधर बना हुआ है दोस्तों फिगर इसका, पार्टिकल साइज सुवर्गीय मृदा जिसे हम बोलते हैं पोरोसिटी ग्रेडेड सॉइल, परसेंटेज ऊपर फाइन दिया ऊपर गया तो फाइन, नीचे इधर लेफ्ट मतलब राइट हैंड जा रहा है तो हमारा पार्टिकल साइज का वो बताता है कर्व। फिर हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या, नीचे सूक्ष्म दिया गया है, फिर हो गया हमारा ऊपर जाते हुए सूक्ष्म, नीचे में पार्टिकल साइज, फिर ग्राफ ग्रेड सॉइल हो गया हमारा, कण नहीं है। ठीक दोस्तों, ये हमारा फिगर बन के तैयार हो रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, मिट्टी के नमूने का चालनी विश्लेषण या सीव एनालिसिस करने के पश्चात प्राप्त कण परिमाणों का एक ग्राफ के रूप में खींच लेते हैं। जिस कण परिमाण वक्र, जिसे हम क्या कहते हैं, कण परिमाण वक्र कहते हैं। यह वक्र अर्ध लघुगणित ग्राफ पर ऐसा ग्राफ जिसकी एक अक्ष लाख पैमाने पर तथा दूसरी अक्ष साधारण गणितीय या गणित के पैमाने की हो खींचे जाते हैं या खींचते हैं। इसके लिए इनटू अक्ष क्या करते हैं, लांग अक्ष पर कणों का परिणाम, ये कणों का परिमाण या पार्टिकल साइज, इसे हम बोल सकते हैं कणों का परिमाण या पार्टिकल साइज, तथा इनटू अक्ष पर परसेंटेज सूक्ष्म या फाइन रखते हैं। ठीक दोस्तों, फाइन लेकर ग्राफ खींचते हैं। यह वक्र मृदा के कुछ महत्वपूर्ण गुणों को दर्शाता है।
दोस्तों और आगे देखते हैं क्या दिया। ऊर्ध्वाधर वक्र ऐसी मिट्टी को दर्शाएगी जिसमें उपस्थित सभी कण लगभग एक समान या लगभग के समान होते हैं, एक समान होते हैं, यूनिफॉर्म साइज के हो सकते या हो ऐसे ही समवर्गी मृदा यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मल ग्रेड कहलाते हैं। यूनिफॉर्मली ग्रेड किसे कहते हैं? जो समान मृदा होती है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार यही वक्र लगभग क्षैतिज या फ्लैट हो तो इसका अर्थ है कि मिट्टी में लगभग सभी माप के कणों का समान वितरण है। ऐसी मृदा सुवर्गीय मृदा या वेल ग्रेड सॉइल कहलाती है। तीसरे नंबर में दिया गया दोस्तों, यदि किसी मृदा के कण परिमाण वितरण वक्र ऊंची नीची हो तो इसका अर्थ कि मृदा में किसी विशेष परिमाण के कण उपस्थित नहीं हैं। इसे ग्राफ ग्रेड सॉइल कहते हैं। ठीक दोस्तों, D3 परिमाण जिसे हम बोलते हैं D10 परिमाण, D10 इफेक्टिव साइज। यदि किसी मृदा नमूने को चालनी से छानने पर उस नमूने का 10% भाग छन कर निकल जाता है तो इसे उसका इफेक्टिव साइज कहते हैं। इसका अर्थ है कि नमूने के कण 10D साइज से छोटे हैं। इस बिंदु को कण परिमाण वितरण वक्र या 10% के रूप में दर्शाए गए हैं। दोस्तों कुछ इसमें नोट्स दिए गए हैं, आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ के जाना। ठीक दोस्तों, D10 mm की चालनी का आकार है। ठीक दोस्तों, जिसके माध्यम में 10% कण गुजरते हैं। इसी तरह D3 और D30 और D60 वक्र पर बिंदु है जो n = 30% और n = 60% के अनुरूप है। एलन हेजन यूनिफॉर्मिलिटी कोफिशिएंट C4 इसे बोलते हैं एलन हेजन समानता गुणांक, उसके फार्मूला दिया गया है। ठीक दोस्तों, उसका फार्मूला दोस्तों ये दिया गया है C4 = हो जाता है दोस्तों हमारा D60/D10 जो हमारा दोस्तों यूनिफॉर्मली ग्रेड सॉइल C4 = 1 और सेकंड क्या है दोस्तों फॉर वेल ग्रेड ग्रेवल C4 > 4। ठीक दोस्तों, दिया गया है फॉर वेल ग्रेडेड सैंड C4 > 6। ठीक दोस्तों, यहाँ दोस्तों दिया गया वक्रता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर C6। ठीक दोस्तों, CC दिया गया है। CC = हो जाता है D30² D60 × D10 फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल, जिसे हम CC को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 से 3 तक। ठीक दोस्तों, तो यहाँ दिया गया है 1 > CC और CC लेस देन इसे बोल सकते हैं दोस्तों, या हाँ लेस देन क्या मतलब कि 3 से लेस देन होना चाहिए, लेस देन 1। ठीक, 1 > CC जो हमारा 1 रहेगा दोस्तों वो CC से मतलब कि जो हमारा CC रहेगा वो 1 से हमेशा बड़ा रहेगा और 3 से हमेशा क्या रहेगा, लेस देन, छोटा रहेगा। ठीक दोस्तों, 1 से ग्रेटर देन और 3 से लेस देन हमारा CC दिया गया दोस्तों। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये दोस्तों बहुत पेपर में पूछा जाता है, तो देखते हैं कितने प्रकार से करते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे और ये क्वेश्चन आने की चांसेस 99% रहता है। तो जितने क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे दोस्तों वो पेपर में आने की संभावना है, केवल वही क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। एक चैप्टर से मान लो 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन में हमारे कम से कम है तो ऐसा रहेगा कि अगर पेपर से अगर उस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है तो उसमें 99% चांस रहेगी हाँ ये क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 2 नंबर में है चाहे वो 5 नंबर में है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक दोस्तों, जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसे आप लोग ध्यान पूर्वक करते चलना और लिखते चलना, याद करते चलना, क्योंकि पेपर अपने नजदीक आ चुका है। तो इसीलिए हम लोग दोस्तों केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसी को करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस, अवसाधन विश्लेषण कैसे करते हैं। ठीक दोस्तों, 75 माइक्रोन से कम साइज के सॉइल पार्टिकल या उसी सॉइल के लिए जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से ज्ञात हो, ठीक, स्टोक लॉ पर आधारित है।
दो मेथड होते हैं। ठीक दोस्तों, कौन कौन होते हैं? एक होता है दोस्तों पीपीटी मेथड, एक होता है हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक दोस्तों, दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पहले हम लोग दोस्तों इसमें देखेंगे मतलब कि स्टोक का नियम क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे मेथड को। पहले स्टोक का नियम होता है दोस्तों, स्टोक के अनुसार गोलाकण या स्फेरिकल पार्टिकल जिसका व्यास डाया बहुत कम हो कि अनंत शाइन द्रव या इनफाइनिटिव विक्सो लिक्विड, ठीक दोस्तों, के अवसाधन सेडिमेंटेशन की अंतिम गति टर्मिनल वेलोसिटी कणों के व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है। तो v समानुपाती डी स्क्वायर, तो v इक्वल टू हो जाएगा गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू अपान 18 ईटा, ठीक दोस्तों, इंटू डी स्क्वायर। जो हमारा v है दोस्तों, ये टर्मिनल वेलोसिटी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक दोस्तों। और जो दोस्तों गामा यस दिया गया है वो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का, ठीक दोस्तों, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ईटा हो गया दोस्तों हमारा विस्कोसिटी, गति सान्यता, ग्राम इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डी हो गया दोस्तों डाया ऑफ पार्टिकल सेंटीमीटर में, ठीक। तो हम लोग देखेंगे स्टोक के नियम की मान्यताएं एवं प्रतिबंध किसे कहते हैं। अजम्पशन एंड लिमिटेशन ऑफ स्टोक लॉ, ये क्वेश्चन दोस्तों पेपर में बहुत पूछा जाता है और ये आने की संभावना भी बहुत रहती है, ठीक दोस्तों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा और लिखिएगा और लिखकर याद करके तब पेपर पे जाइएगा, ठीक दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। सॉइल पार्टिकल स्फेरिकल एज्यूम किया जाता है जबकि वास्तविक में पार्टिकल फ्लैकी होता है। ये गोलेकार में एज्यूम किया जाता है, ठीक दोस्तों, मगर ये हमारा फ्लैकी आकार का होता है। मीडियम को इनफाइनिटिव क्या करते हैं, इन्फिनिटी या नो बाउंड्री, क्या करते हैं, नो बाउंड्री एज्यूम किया जाता है, जबकि एक्चुअल में ये क्या होता है, सेडिमेंट फिनिटिव वैल्यू में होता है, ठीक दोस्तों। पार्टिकल, अब तीसरे नंबर में क्या दिया गया है, पार्टिकल को क्या करते हैं, इंडिविजुअल सेडिमेंट माना जाता है, जबकि सेडिमेंट के समय ये फ्लक्स बनाती है। पार्टिकल के एक दूसरे से टकराने से उनको क्या होता है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। फोर्थ नंबर में दिया गया दोस्तों स्टोक लॉ 0.2 माइक्रोन से 0.2 mm के लिए वैलिड है। और फिफ्थ नंबर में दिया गया है 0.2 माइक्रोन से छोटे कण या कोलाइड पार्टिकल होते हैं जो लिक्विड में क्या करते हैं, सेटल नहीं होते हैं, बल्कि उसके अंदर क्या होते हैं, ब्राउनी गति करते हैं, ब्राउनी मोशन करते हैं, ठीक दोस्तों। फिर हमारा दिया गया है 6 नंबर में, यदि कण 0.2 mm से बड़े हो, अगर कण क्या होते हैं दोस्तों 0.2 mm से बड़े होते हैं तो टर्बुलेंट कंडीशन में क्या करते हैं, जेनरेट हो सकती है, ठीक दोस्तों, टर्बुलेंट कंडीशन जनरेट हो सकती है तथा उसे क्या करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी प्राप्त करने के में गहराई बहुत अधिक चाहिए तथा दूसरे कण के वेग को भी प्रभावित करते हैं। 7 नंबर में दिया गया है दोस्तों हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, एवरेज यूज करते हैं, जबकि डिफरेंट पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होती है। ये हमारी मान्यताएं थी दोस्तों, ये मान्यताएं हमें याद करके जाना है, इसे पेपर में जरूर से जरूर लिख के आना है। ये दोस्तों पेपर में साधन विश्लेषण देखते हैं दोस्तों कितने प्रकार से करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक दोस्तों। अवसाधन विश्लेषण जिसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस, 75 माइक्रोन से छानकर निकल जाने वाली मृदा के सूक्ष्म कणों का विश्लेषण निम्न दो विधियों से किया जाता है। एक होता है हमारा दोस्तों पिपिट विधि, जिसे बोलते हैं पिपिट मेथड दोस्तों। एक होता है हाइड्रोमीटर विधि, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर मेथड, ठीक दोस्तों। पिपिट विधि जो पिपिट मेथड होता है दोस्तों उसे देखते हैं। पिपिट
विधि या मेथड को निम्नलिखित 2 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। पहला होता है दोस्तों हमारा टेस्ट के लिए सॉइल सस्पेंस तैयार करते हैं। फिर दोस्तों दूसरे नंबर पे तैयार किए गए सॉइल सस्पेंस का टेस्ट करते हैं। हाउ टू मेक सॉइल सस्पेंस फॉर टेस्ट। ठीक दोस्तों, टेस्ट के लिए सॉइल सैंपल कितना लेते हैं, 12 ग्राम से 24 ग्राम लेते हैं। प्री ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं बोलते हैं दोस्तों प्री ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सॉइल सैंपल में उपस्थित क्या करते हैं, कैल्शियम कंपाउंड तथा ऑर्गेनिक कैल्शियम कंपाउंड को दूर करने के लिए सॉइल सैंपल की 0.2 नॉर्मलिटी के SCl से किया जाता है या करते हैं, क्रिया कराते हैं। ठीक दोस्तों, जबकि ऑर्गेनिक मैटर को दूर करने के लिए सॉइल सैंपल की हाइड्रोजन पिरोसिटी या पिरोक्सिटी या H2O2 से क्रिया कराते हैं। ठीक दोस्तों, फिर क्या करेंगे दोस्तों, सॉइल सैंपल में उपस्थित कैल्शियम कंपाउंड के कण पार्टिकल एक दूसरे से जोड़ने लगते हैं। क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं दोस्तों, जुड़ने लगते हैं, जिसके कण अलग अलग पार्टिकल का एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। इसके लिए स्टोक लॉ वैलिड नहीं रहता है, जबकि ऑर्गेनिक मैटर उपस्थित होने पर ओवन ड्राई के बाद रिजल्ट एरर आने लगता है। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट। सॉइल सैंपल को पानी में डालने पर सॉइल के पार्टिकल आपस में जुड़कर फ्लोकी बनाने लगते हैं तथा जल्दी सेटल होने लगते हैं। इसके कारण स्टोक लॉ वैलिड नहीं हो पाता है। सॉइल सस्पेंशन में सॉइल के पार्टिकल्स को फ्लैकी बनाने में से रोकने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट या डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाते हैं, जो कि सॉइल पार्टिकल का सॉइल सस्पेंस में फ्लॉकी नहीं बनाने देते हैं। ठीक दोस्तों, डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट के रूप में निम्नलिखित का यूज किया जाता है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। इसमें पहला दिया गया दोस्तों सोडियम सिलिकेट, फिर दूसरे नंबर पे दिया गया सोडियम एक्सीलेट, फिर तीसरे नंबर पे दिया गया दोस्तों सोडियम फास्फेट, फिर फोर्थ नंबर पे दिया गया सोडियम कार्बोनेट, फिर फिफ्थ नंबर में दिया गया सोडियम हेक्सामेट फॉस्फेट केलगन। ठीक दोस्तों, इसे हम क्या करते हैं, 500 मिलीलीटर वाटर के लगभग 12 ग्राम और 24 ग्राम सॉइल सैंपल मिलाते हैं तथा इस सॉइल सस्पेंस में 40 ग्राम क्या करते हैं, डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाकर 40 ग्राम डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाकर बने घोल के पीपीटी द्वारा 25 मिलीलीटर डिस्पर्सिंग सॉल्यूशन क्या करते हैं, सॉल्यूशन सॉइल के घोल में डाल देते हैं। ठीक दोस्तों, सॉइल का घोल का टेस्ट कैसे करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। सॉइल सस्पेंस को क्या करते हैं, सॉइल सस्पेंस को स्टेइंग करने के बाद छोड़ देते हैं। ठीक दोस्तों, उसी समय स्टॉप वॉच ऑन कर लेते हैं तथा अलग अलग अंतराल पर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट etc मतलब कि एक्सेट्रा के बाद दी गई जो हमारी ही डेप्थ 10 सेंटीमीटर से हर बार क्या करते हैं, पीपीटी द्वारा 10 से 10 मिलीलीटर घोल को निकालते हैं तथा उसे अलग अलग कंटेनर में रखते हैं तथा ओवन ड्राई होने के बाद रख देते हैं तथा बाहर निकलकर प्रत्येक कंटेनर में उपस्थित जो बाहर निकालते हैं दोस्तों, निकालकर प्रत्येक कंटेनर में उपस्थित सॉइल पार्टिकल को क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल का मास MD ज्ञात कर लेते हैं, जिसे अलग अलग समय तथा डेप्थ के आधार पर निम्नलिखित फार्मूले का यूज करके अलग अलग सॉइल के पार्टिकल का साइज ज्ञात कर लेते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों D रूट में 18 थीटा और He। ठीक दोस्तों, अपान T गामा S माइनस गामा W, ये हमारा रूट में रहेगा। जो फार्मूला आएगा दोस्तों उसे हम निकालेंगे। He हमारा डेप्थ होता है। ठीक दोस्तों,
फिर हमारा दोस्तों आ जाएगा अलग अलग कंटेनर में उपस्थित सॉइल के पार्टिकल के मास एमडी के आधार पर निम्नलिखित फार्मूले का यूज करके उपयुक्त साइज का परसेंटेज ज्ञात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जितने ये क्वेश्चन बताए गए हैं ये क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर पेपर में पढ़ के जाना। ठीक दोस्तों, आप लोगों ने दोस्तों हमारी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप अपने सिविल कैरियर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।